स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम एल्गोरिथम क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं, ये सब स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथम एल्गोरिथम क्या है? इट इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स और इंस्ट्रक्शंस डिजाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। यानी कि कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए हम कुछ पर्टिकुलर कुछ स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं ना, उसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट और प्रोसीजर दैट टेक्स इनपुट। ठीक है, ये क्या है? इसमें एक प्रोसीजर, इसमें इनपुट आएगा। ठीक है, इनपुट इंसर्ट किया जाएगा, कुछ इनपुट आया तो उसके बाद उसके अंदर प्रोसेसिंग होगी कुछ। ठीक है, नाउ फिर उसके बाद कुछ आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक एल्गोरिदम है। नाउ अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फाइनाइटनेस की? एल्गोरिदम कुछ फाइनाइट स्टेप्स की होनी चाहिए। ये भी नहीं कि हम इनफाइनाइट कुछ भी स्टेप्स करे जा रहे हैं जिसमें लूप हमने ऐसा चला दिया। तो फाइनाइटनेस होनी चाहिए। एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद वो टर्मिनेट होनी चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट लूप में नहीं फंसनी चाहिए। डेफिनेटनेस यानी कि ईच स्टेप मस्ट बी, जो भी स्टेप्स उसके अंदर हम परफॉर्म कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, अनएम्बिगुअस यानी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, एवरी इंस्ट्रक्शन शुड बी वेल डिफाइंड। इनपुट यानी इट शुड हैव जीरो या फिर मोर इनपुट। उसके अंदर जीरो इनपुट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा इनपुट भी हो सकते हैं। राइट, आउटपुट इट मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट। अब क्योंकि हम वो जो कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो एल्गोरिथम को डिजाइन कर रहे हैं ना, तो कुछ एक पर्टिकुलर कम से कम मिनिमम एक आउटपुट तो जनरेट होना ही चाहिए। तो इट मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ इफेक्टिवनेस क्या होता है? ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी बेसिक इनफ टू बी परफॉर्म इजीली एंड विद इन अ फाइनाइट टाइम। यानी कि हर इंस्ट्रक्शन क्या है कि वो इजीली परफॉर्म हो जानी चाहिए और क्या है, कुछ फाइनाइट टाइम में वो परफॉर्म हो जानी चाहिए। जनरलिटी क्या होती है? एल्गोरिथम शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल वैलिड इनपुट। जितने भी वैलिड इनपुट दे रहे हैं तो एल्गोरिथम उसमें परफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, नॉट जस्ट वन स्पेसिफिक केस। एफिशिएंसी क्या होती है? इट शुड मेक ऑप्टिमल यूज ऑफ टाइम एंड मेमोरी। यानी कि ऑप्टिमल यूज होना चाहिए टाइम और मेमोरी का जब वो एल्गोरिथम रन हो रही है। ठीक है, तो एफिशिएंसी आ जाती है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ मेजर ऑफ इट इज अ मेजर ऑफ टोटल टाइम टेकन बाय एल्गोरिथम टू रन। कितना एक एल्गोरिथम टाइम ले रही है रन होने के लिए, तो उसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कोई एल्गोरिथम ओ एन स्क्वायर टाइम ले रही है, तो कोई ओ एन log n टाइम ले रही है, कोई log n टाइम ले रही है, तो कितना टाइम ले रही है वो होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैटर क्यों करती है? इट हेल्प्स चूज द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम। इसकी हेल्प से कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे हम चूज कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जैसे सपोज करो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है, हमें एलिमेंट्स तो सॉर्ट करने हैं ना उन सब में, तो लेकिन हम क्या करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो ये हेल्प करती है चूज द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम। इट प्रिडिक्ट स्केलेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम की स्केलेबिलिटी, यानी कि अगर हम कुछ और इनपुट्स आ जाए या कुछ और एक्सटेंशन आ जाए तो हम तब भी वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाए। तो प्रिडिक्ट करती है स्केलेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम को, प्रिडिक्ट करती है। इट सेव्स कंप्यूटेशन रिसोर्सेज फॉर लार्ज इनपुट। ये सेव करती है कंप्यूटेशन को, रिसोर्सेज को, ताकि अगर लार्ज इनपुट्स आए तो उसमें एफिशिएंटली वर्क कर सके। ठीक है, नाउ अब एक कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब ये देखिए सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन सी होती है? ये O1 होती है। ठीक है, यानी कि ये तो जिस टाइम पे ये क्या है, कांस्टेंट टाइम है, तो एक्सेस करना, जैसे एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करना, तो ये उसमें यूज होती है। ठीक है, तो ये सबसे फास्टेस्ट मानी जाती है। उसके बाद log n, log n ये क्या है? लॉगरिथमिक टाइम है, ये भी फास्ट होती है। ठीक है, बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये। on on क्या है? ये लीनियर टाइम बताता होता है, ये मॉडरेट इसकी एफिशिएंसी रहती है। ठीक है, और ये लीनियर सर्च में टाइम, ये लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ओ एन log n, ठीक है, आप n log n करो तो ये लीनियरिथमिक टाइम होता है। ठीक है, ये मॉडरेट, यानी कि नीचे जाएंगे तो ये स्लो ही रहेगी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये n लोग हैं वो मर्ज सोर्ट, क्विक सोर्ट, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। वन स्क्वायर जो है वो क्वाड्रेटिक टाइम, ये बबल सोर्ट, इंसर्शन सोर्ट। ठीक है, इन सब में इन सभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ये वन क्यूब, ये क्या क्यूबिक टाइम है, ये सबसे स्लो होता है। और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। O2n, ये क्या है? एक्सपोनेंशियल टाइम। ये क्या करता होता है? रिकर्सिव फिबोनाची सीरीज, इसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ओ एन फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल टाइप है। ये क्या है? ट्रैवलिंग सेल्समैन। ठीक है, ये ट्रैवलिंग सेल्समैन जो प्रॉब्लम है उसके उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है। तो ओ एन फैक्टोरियल जो है उसकी एफिशिएंसी क्या है? सबसे स्लो रहती है, यानी कि वो सबसे स्लोली जो है सर्चिंग करता है, एग्जीक्यूट करता है, सबसे स्लोली एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, नाउ अब टिप्स टू एनालाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करना तो उसके कुछ टिप्स दे रखे हैं, वो देखिए।
जैसे कि अगर सिंगल लूप चल रहा है तो जैसे n तक ही लूप चलेगा तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) हो जाएगी। अगर नेस्टेड लूप है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n स्क्वायर), अगर 2 वेरिएबल्स है 3 वेरिएबल्स है तो n क्यूब, इस तरह से चलती रहेगी। इग्नोर कांस्टेंट, अगर इस तरह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आए तो ये कांस्टेंट को हम इग्नोर कर देते हैं तो O(n) आ जाएगा खाली। अब वर्स्ट केस के अंदर हम यूज करते हैं बिग ओ रोटेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। और रिकर्सिव फंक्शंस अगर आ जाए तो रिकर्सिव फंक्शन में हम रेकरेंस रिलेशन को यूज करते होते हैं, ठीक है, ये वाला रेकरेंस रिलेशन है, ठीक है। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती है? एसिम्प्टोटिक नोटेशंस डिस्क्राइब हाउ द रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम चेंजेस एज द इनपुट साइज ग्रोज वेरी लार्ज। यानी कि जब एन जो इनपुट साइज है अगर वो बढ़ेगा तो रनिंग टाइम पे क्या इफेक्ट रहेगा उसका, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये होती है एसिम्प्टोटिक नोटेशन की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। They help us analyze the performance of algorithms independent of the machine or compiler. ठीक है, ये क्या हेल्प करती है? दे हेल्प अस ऑर्गेनाइज, दे हेल्प अस एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम ये क्या हेल्प करती है? दे हेल्प अस एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन और कंपाइलर, उस एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस है वो हम इससे एनालाइज कर सकते हैं, किससे? एसिम्प्टोटिक नोटेशन से। अब पहली आती है बिग ओ नोटेशन, जिसको अपर बाउंड या फिर वर्स्ट केस नोटेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट मैक्सिमम टाइम, कितना मैक्सिमम टाइम एक एल्गोरिथम लेगी रन होने के लिए, ठीक है। तो वो हम बिग ओ नोटेशन से फाइंड आउट करते हैं, यानी वर्स्ट केस। इट डिस्क्राइब वर्स्ट केस परफॉर्मेंस व्हेन इनपुट कॉजेज द मोस्ट वर्क, तो ये डिस्क्राइब करेगा वर्स्ट केस परफॉर्मेंस को। यूज मोस्ट कॉमनली इन एनालिसिस, ये एनालिसिस में यूज की जाती है, ठीक है। अब मीनिंग क्या है इसका? एल्गोरिथम विल नेवर टेक मोर देन ये टाइम, जो ये बिग ओ नोटेशन है इसका मतलब क्या है कि एल्गोरिथम अब इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगी। एल्गोरिथम विल नॉट टेक टाइम मोर देन, जो भी यहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे उससे ज्यादा टाइम नहीं आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जैसे कि ये दे रखा है कि ये एल्गोरिथम है, ये इतने स्टेप्स में रन हो रही है, तो इसका मोटा मोटा हम ये लेके चले, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगी, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट को तो अवॉइड कर देते हैं ना, तो इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगी। अब लीनियर सर्चेस में O(n), ठीक है, बाइनरी सर्च के अंदर O log n, मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वर्स्ट केस की। बबल सॉर्ट के अंदर O(n) स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है बिग ओ नोटेशन। अब ओमेगा नोटेशन क्या होती है? अब ओमेगा नोटेशन क्या है? इसको बेस्ट केस भी बोला जाता है। इट रिप्रेजेंट मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम, कितना मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, मतलब कि वो एल्गोरिथम लेगी रन होने के लिए। इट डिस्क्राइब बेस्ट केस परफॉर्मेंस, ठीक है। ओमेगा को बेस्ट, ओमेगा जो है वो डिस्क्राइब करती है बेस्ट केस परफॉर्मेंस को, जब इनपुट फेवरेबल कंडीशन में हो। यूज्ड टू अंडरस्टैंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क पॉसिबल, कितना कम से कम काम करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि कितना टाइम कम से कम लग सकता है। वो तो बिग ओ नोटेशन तो बताता है कितना मैक्सिमम टाइम लग सकता है, ये बताती है ओमेगा नोटेशन कितना मिनिमम टाइम लगेगा, ठीक है। द एल्गोरिथम विल टेक एट लीस्ट, यानी कि कम से कम इतना टाइम तो लगेगा, ठीक है। अगर ये हमने बता दिया ये और फंक्शन का n, इसका मतलब इतना टाइम तो कम से कम लगेगा ही, ठीक है। इफ एन एल्गोरिथम टेक्स मिनिमम n स्टेप्स, तो ये इस तरह से हम नोटेशन जो है इस तरह से बताएंगे, इस तरह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे। अब लीनियर सर्च की क्या रहती है कि मिनिमम कितना टाइम लग सकता है, कि मिनिमम ये टाइम लग सकता है ना कि वो मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पे ही हमने कुछ, हमें मिल जाए, कोई हम कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं एलिमेंट, वो फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल जाए, तो इसकी बेस्ट केस में ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। बबल सॉर्ट की क्या हो सकती है? ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि फर्स्ट पास के अंदर ही सारे एलिमेंट सॉर्ट आउट हो गए, ठीक है। तो ये हम इसके अंदर इस तरह से बताते हैं, तो ओमेगा को याद रखना बेस्ट केस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन क्या होता है? इसको बोला जाता है एवरेज केस नोटेशन, ठीक है, एवरेज केस नोटेशन। ये रिप्रेजेंट करता है बोथ अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ टाइम, ये डिस्क्राइब करता है एवरेज केस परफॉर्मेंस को, ठीक है। यूज्ड व्हेन एल्गोरिथम ग्रोथ रेट इज एसिम्प्टोटिकली बाउंडेड बिटवीन टू फंक्शंस, ठीक है, दो फंक्शंस के बीच में बाउंडेड है, तब ये केस आता है एवरेज केस, ठीक है। एल्गोरिथम विल टेक एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टाइम टू fn फॉर लार्ज इनपुट्स, मतलब कि इसका क्या है टाइम बाउंड का या एवरेज केस का, कि जो एल्गोरिथम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस टाइम के लिए के बराबर टाइम जो है वो आएगा निकल के उसका फॉर एवरेज केस। इफ एल्गोरिथम टेक, जैसे एग्जांपल ये वाला ले लिया हमने, तो ये इसका मतलब क्या आएगा कि एवरेज केस इसका ये बनेगा, ठीक है, यानी कि वो इसके प्रोपोर्शनल टाइम लगेगा उसको एग्जीक्यूट होने के लिए। मर्ज सॉर्ट में ये लगेगा टाइम, ठीक है, एवरेज केस का। बाइनरी सर्च के अंदर क्या लगता होता है? log n लगेगा, ठीक है। अब रेकरेंस रिलेशन क्या होता है? रेकरेंस रिलेशन इज अ इक्वेशन और फॉर्मूला दैट डिफाइंस द रनिंग टाइम ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम, कोई रिकर्सिव एल्गोरिथम है उसका रनिंग टाइम फाइंड आउट करना है तो हम रेकरेंस रिलेशन का यूज करते हैं, ठीक है, in terms of time required for smaller inputs. It expresses how the total time depends on
स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। ये बताता है कि कैसे टोटल टाइम डिपेंड करता है स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल टीएन है, टीएन कैसे डिपेंड कर रहा है, टीएन जो फाइंड आउट करना है तो हम टीएन बाई 2 निकालना पड़ेगा या टीएन माइनस 1 निकालना पड़ेगा, मतलब इस तरह से सब प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है टाइम हमारा। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, टीएन इज इक्वल टू ए डॉट टी एन डिवाइडेड बाई बी प्लस एफ एन। ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, ठीक है। और ए जो होती है वो नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स, और जो ये एन बाय में बी ले रखा है ये होता है साइज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम, ठीक है, वो बताएगा। अब एफ एन क्या है, टाइम आउटसाइड रिकर्सिव कॉल्स, ठीक है, जो आउटसाइड रिकर्सिव कॉल्स का टाइम है वो बताएगा, ठीक है। टीएन है टोटल टाइम बताएगा टीएन, राइट। अब इसका ये रेफरेंस रिलेशन यूज क्यों किया जाता है, टू एनालाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेफरेंस एल्गोरिदम हेल्प्स डिराइव द बिग O नोटेशन फॉर रेफरेंस रिकर्सिव प्रोग्राम्स। के लिए हमें बिग O नोटेशन के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है तो हम इसका यूज करते हैं। यूज्ड इन डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स के अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करते हैं रेफरेंस रिलेशन को, फॉर एग्जांपल पहला मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सबसे पहला आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि एक्सपेंड करो द रेफरेंस स्टेप बाय स्टेप। पहले एक्सपेंड करेंगे हम रेफरेंस को, जैसे ये वाला दे रखा था हमें, ठीक है, इसको हमने एक्सपेंड किया एन, फिर उसके प्लस एन बाय में 2 प्लस एन बाय में 4, और इस तरह से इसको एक्सपेंड करते चलो, ठीक है। कंटिन्यू अंटिल यू रीच द बेस केस, जब तक बेस केस नहीं आता तब तक उसको इसी तरह एक्सपेंड करते चलो और कंबाइन करो और सिंपलीफाई कर लो, यानी कि हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। ये था ना फंक्शन हमारा टी एन इज इक्वल टू टी एन बाई में 2 प्लस एन। तो हम क्या करेंगे अब, यहाँ पे टी एन बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इसी तरह करते करते टी वन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उन सबको जो यहाँ पे है ना, जैसे इसकी वैल्यू जो भी निकल के आएगी वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर इसके अंदर सपोज एन बाई में 4 आया, तो जो यहाँ पे टी एन बाई में 4 हम कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड काम करेगा। नाउ रिकर्सिव ट्री मेथड में क्या होता है, ड्रॉ ए ट्री शोइंग रिकर्सिव कॉल्स, जिसमें हम रिकर्सिव कॉल्स को शो करेंगे। कंप्यूट द टोटल वर्क डन एट ईच लेवल, इसमें कंप्यूट करेंगे टोटल वर्क डन कितना है हर लेवल पे वो फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे यही वाला रेफरेंस रिलेशन दे रखा था, तो लेवल्स आते हैं n प्लस n, मतलब बहुत सारे n है अप टू log n टाइम तक। तो कैसे करेंगे, टोटल कितना करेंगे n log n, ये टाइम आ जाएगा टोटल, ठीक है। नाउ अब मास्टर थ्योरम क्या होती है, ये सबसे बेस्ट है और शॉर्टकट मेथड है। ये यूज फॉर डिवाइड एंड कॉन्कर रेकरेंसेस ऑफ द फॉर्म। अब जैसे कि ना ये यूज किया जाता है डिवाइड एंड कॉन्कर रेकरेंसेस जो रिलेशंस है उसके लिए। टीएन जैसे मास्टर थ्योरम में जैसे टीएन है, ये हमने फॉर्मूला देखा था ना, ए और बी प्रॉब्लम्स थी, कांस्टेंट्स थे, ठीक है। अब ए क्या था, ए तो है नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम, बी क्या है, फैक्टर बाय विच इनपुट साइज रिड्यूस हो रहा है इनपुट का साइज, एफ एन कोस्ट आउटसाइड रिकर्जन है, ठीक है। कोस्ट ये क्या है, कोस्ट आउटसाइड रिकर्जन है। अब फर्स्ट कैलकुलेट फंक्शन, पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जीएन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है जीएन को कैलकुलेट करो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन, फिर उसकी पावर log, उसकी बेस बी, और फिर नीचे एन ए, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। जीएन, ये जीएन है। अब ये कहता है कि अगर क्या है, हमने एफएन क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अगर एफएन इज इक्वल टू ये, अगर ये इसके इक्वल आ जाता है तो ये इम्प्लाई क्या करता है, ये इम्प्लाई करता है कि एफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एन, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन आ जाती है ना कि एफ एन जो फंक्शन है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रही है जीएन के, तो क्या करो, तो टीएन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एफ एन, यानी कि ओ ऑफ एफ एन आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ओ ऑफ एफ एन आ जाएगी किसकी, टीएन की वैल्यू, अगर ये फर्स्ट केस आ जाता है तो, ठीक है। अगर ये फर्स्ट केस आ जाता है तो सेकंड केस में क्या कहता है कि एफ एन इज इक्वल टू ओ ऑफ जी एन, ठीक है। और इसकी इम्प्लाइज यानी कि किस कंडीशन में, अगर एफ एन लेस देन इक्वल टू जी एन है, ठीक है। एफ एन जो फंक्शन की वैल्यू है ना यहाँ पर, इस फंक्शन की वैल्यू जो ये जी एन की कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी उससे अगर कम है, तो जो टी एन की वैल्यू क्या आएगी, ओ ऑफ जी एन, ये कोड ब्रैकेट आएगा, ठीक है। और ये थीटा जी एन, ये क्या है, अगर एफ एन जी एन दोनों इक्वल है तो क्या इंप्लाई करता है, तो इंप्लाई करता है कि जो ये टी एन है वो इज इक्वल टू ओ ऑफ जी एन डॉट लॉग एन, ठीक है। जो जी एन फंक्शन है वो वैल्यू यहाँ पे आएगी, डॉट लॉग एन और लग जाएगा, ठीक है। तो ये तीन केसेस बनते हैं इसके अंदर। अब एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, जैसे एग्जाम्पल ये दे रखा है, टी एन ये इज इक्वल टू 2t, ये दे रखा है, तो ए और बी की वैल्यू क्या है, ए भी 2 है, बी भी 2 है, ठीक है। अब एफ एन जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है एन स्क्वायर, ठीक है। अब जी एन फाइंड आउट करो। अब जी एन की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है एन लॉग बी, और ये ए, ठीक है। बी इसके बेस में है और ए वैसे नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, ये एन लॉग बी ए, ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है। अब 2 और 2 ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है, अगर इस तरह से दे रखा हो ना, ये इस तरह से, ये 2 है और यहाँ पर भी 2 है,
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। log 2 है और यहाँ पे 1 दे रखा है, इसके भी यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो n आ जाएगा यहाँ पे आंसर। पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पे n आ जाएगा। अब सिंस fn जो fn की वैल्यू थी वो बड़ी है ना gn से, तो fn की वैल्यू बड़ी है gn से, तो आंसर क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे इस केस में चलते हैं, fn की वैल्यू बड़ी है तो o ऑफ fn यानी फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आ जाए, o ऑफ फंक्शन क्या था, n स्क्वायर था, तो n स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या दे रखा है, tn दे रखा है। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है यहाँ पर 4, b की वैल्यू है 2, ठीक है। और जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, फंक्शन यहाँ पर दे रखा है 2 की पावर n, सॉरी हाँ 2 की पावर n दे रखा है। अब gn को कैलकुलेट करो, पहले gn को कैलकुलेट करेंगे तो n log बेस क्या है, बेस 2 है, ठीक है, b की वैल्यू 2 है ना, और 4 यहाँ पे है, ठीक है। ये 4 आ गया, तो अब n log 2, ये 2 की पावर स्क्वायर दे रखी है, ठीक है। तो अब इस केस में log 2 और यहाँ पे स्क्वायर में दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, ये 2 आगे आ गया और ये बाकी का बचा हुआ log 2 और बेस 2 ये क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो 2n आ जाएगा। अब 2n क्या बड़ा है, जो fn है, अगेन fn की वैल्यू क्या है, 2 की पावर n, और ये gn निकल के क्या आया है, ये निकल के आया 2n, तो अगेन fn बड़ा है ना, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि हमारा tn की वैल्यू क्या आ जाएगी, tn की वैल्यू आ जाएगी 2 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। इस तरह से फाइंड आउट करते हैं इसके। ये था रेकरेंस रिलेशन। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।